नमस्कार बच्चों। पिछले भाग में हम लोग अमीबा तथा पैरामीशियम के बारे में पढ़े थे। इस भाग में हम लोग मनुष्य में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य में पोषण अंगों के संगठनों द्वारा होता है और इस अंगों के संगठनों को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में विभिन्न अंग मिलकर के पोषण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो पाचन तंत्र में जो प्रमुख अंग है वह है हमारी मुख गुहा, बक्कल कैविटी, हमारी ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये हमारे पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। इससे संबद्ध कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। मुख में लार ग्रंथि, आमाशय में यकृत और अग्नाशय। अब हम लोग प्रत्येक अंग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला अंग है हमारा मुख गुहा। हम लोग सामान्य भाषा में इसे मुख भी कहते हैं। हम लोग हाथ की सहायता से भोजन को मुख में रखते हैं। यह हमारा पोषण का प्रथम चरण है, अंतःग्रहण। शरीर के अंदर भोजन रखने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाता है। तो हम लोग अपनी हाथों की सहायता से भोजन को मुख में रखते हैं। दूसरा चरण आता है हमारा पाचन। मुख में पाचन दो तरीके से होता है, एक भौतिक पाचन, दूसरा रासायनिक पाचन। हमारे मुख में दांत है, जीभ है और ग्रंथियां हैं। ये तीनों मिलकर के भोजन को पचाने का काम करते हैं। दांत छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त करता है, जिसे भौतिक पाचन कहते हैं। लार ग्रंथि से लार रस, सिलेवरी एमाइलेज निकलता है, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। और तीसरे अंग आते हैं जीभ, जो भोजन को जो हम मुख में कुछ पाचन करने का काम किए हैं उसको वह अगले अंग में ले जाने का काम करता है। तो जीभ की सहायता से हम भोजन को निगलते हैं और इसके बाद यह भोजन हमारी आमाशय में चला क्रमांकुचन की गति होती है। और इस क्रमांकुचन की गति के माध्यम से मुख के भोजन हमारी इस ग्रास नली के माध्यम से हमारी आमाशय में प्रवेश करता है। क्रमांकुचन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें इस ग्रास नली में, या फूड पाइप कहें या ओसोफेगस कहें, इसमें संकुचन और शीतलन होता है। और इस संकुचन और शीतलन, जिसका सम्मिलित रूप क्रमांकुचन कहलाता है, इसके सहारे भोजन हमारी आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय में की दीवार में जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है। और ये जठर रस में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। दूसरा होता है एंजाइम पेप्सिन और तीसरा होता है म्यूकस या श्लेष्मा। तीनों के कार्य भी हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहते हैं, इसकी प्रकृति एसिडिक होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। ओसोफेगस के माध्यम से आने वाले भोजन को यह अम्लीयता प्रदान करता है।
और अम्ल की एक कैपेसिटी होती है कि वह भोजन में आने वाले सूक्ष्म हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का भी काम करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो कार्य हो गए, एक भोजन को एसिडिक इन नेचर में कन्वर्ट करना, जिससे कि एंजाइम पेप्सिन उसके ऊपर अच्छी प्रकार से कार्य कर सके, और भोजन के साथ आने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने का भी काम करता है। दूसरा आता है एंजाइम पेप्सिन। एंजाइम पेप्सिन हमारे भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी कि अब प्रोटीन जो है टूट रहा है, यह पेप्टोन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तीसरा पदार्थ होता है श्लेष्मा या म्यूकस। म्यूकस का कार्य है कि आमाशय की दीवार को सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि HCl एसिडिक नेचर है और वह आमाशय की दीवार में जलन उत्पन्न कर सकता है। उस जलन से बचाने का काम हमारी ये म्यूकस करता है। तो जठर रस में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं और ये तीनों के कार्य हो गए। इसके बाद आमाशय से भोजन धीरे धीरे करके हमारी छोटी आंत में पहुंचता है। यहां एक अवरोधनी पेशी होती है जिसके सहारे भोजन धीरे 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 करके जो है आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर होती है और इसकी गोलाई लगभग 2.5 mm होती है। यानी कि यह बहुत ही लंबी और पतली नलिका होती है छोटी आंत। इसमें सबद्ध ग्रंथि जैसे यकृत और अग्नाशय से दोनों से रस प्राप्त होता है और भोजन को पचाने में सहायता करने का काम करता है। अब हम लोग यकृत के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि यकृत अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। यह पित्त रस को स्रावित करता है, बाइल जूस को स्रावित करता है और यह गॉल ब्लाडर में पित्ताशय में आकर जमा होता है। फिर उससे एक नली निकल करके छोटी आंत में आकर के मिलती है, जिससे कि वह धीरे 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 करके जो है जो छोटी आंत में आने वाले भोजन के साथ वह मिलता रहे। उसी प्रकार से अग्नाशय से भी एक नलिका आती है जो छोटी आंत में मिलती है। अब यकृत से आने वाले पित्त रस यह हमारे भोजन को, जो अभी तक भोजन अम्लीय भोजन था, उसको क्षारीयता प्रदान करता है। यानी कि एसिडिक इन नेचर को बेसिक इन नेचर में कन्वर्ट कर रहा है। जो अभी तक हमारा भोजन एसिडिक इन नेचर था वह बेसिक इन नेचर में कन्वर्ट हो रहा है। और दूसरा काम होता है कि यह फैट को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का काम करता है। दूसरी ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है और वह भी भोजन में आकर के मिलता है। अग्नाशयी रस भोजन में 3 प्रकार के कार्य को संपादित करने का काम करता है, क्योंकि अग्नाशयी रस में
तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं या एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, ट्रैप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज शर्करा को तोड़ता है, ट्रैप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है और लाइपेज वसा को पचाने का काम करता है। तो इस प्रकार से दोनों ग्रंथि से आने वाले स्राव पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करने का काम करते हैं। जैसा कि इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि हमारी छोटी आंत बहुत ही लंबी है, यानी कि 6.5 मीटर है। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है पहला पार्ट है डेडूनम, दूसरा पार्ट है जेजुनम और तीसरा पार्ट है इलियम। अब भोजन हमारी इस छोटी आंत से सरकता हुआ आगे की ओर बढ़ता है और यह पाचन की प्रक्रिया भी आगे की ओर बढ़ती जाती है। छोटी आंत में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे आंत्र ग्रंथि कहते हैं। आंत्र ग्रंथि से भी आंत्र रस स्रावित होता है। आंत्र रस का काम क्या है? आंत्र रस में भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिणत करने का काम करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है और वसा यानी कि फैट को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज बन गया, प्रोटीन टूट करके एमिनो एसिड बन गया, फैट वसा टूट करके वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल बन गया। ये चारों ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल और वसा अम्ल ये जल में घुलनशील होते हैं। अब भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, क्योंकि पाचन की परिभाषा ही है कि भोजन को इतने छोटे टुकड़े में विभक्त कर दिया जाए कि वह जल में घुलनशील हो सके। तो अब हमारा भोजन जो है सो जल में घुलनशील हो गया, यानी कि पाचन की क्रिया पूर्ण हो गई। फिर भी यह भोजन जो है नलिका के माध्यम से आगे की ओर सरकता जाता है और आगे का भाग होता है इलियम। इलियम में कि अंदर की दीवार में छोटे छोटे रसांकुर होते हैं, विलाई होते हैं, जो इस पचे हुए भोजन से रस को प्राप्त करके रक्त तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि अब भोजन का अवशोषण हो रहा है। भोजन में जो भी पदार्थ हैं, मूल पदार्थ हैं जिसकी शरीर को आवश्यकता होती है, ये रसांकुर, ये विलयी उस तत्व को उस भोजन से ग्रहण करके रक्त तक ले जाने का काम कर, यानी कि रक्त में छोड़ने, क्योंकि इस विलयी में रक्त की पतली पतली केशिकाएं होती है। जैसे ही यह इसको रसांकुर अवशोषित करता है, यह रक्त की केशिका तक पहुंचता है, उसमें रक्त होते हैं और उसके सहारे वह रक्त नलिकाओं में चला जाता है। तो इस प्रकार से छोटी आंत के इलियम में हमारे भोजन का अवशोषण होता है। अब इस छोटी आंत से भोजन धीरे धीरे बड़ी आंत में प्रवेश करता है।
बड़ी आंत की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, यह अपेक्षाकृत छोटी आंत से बहुत ही कम है, लेकिन इसकी गोलाई अधिक होती है, इसीलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। इस छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक अंग होता है जिसको कहते हैं सिक्कम। यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत जहां जुड़ती है, उस पार्ट को, उस भाग को सिक्कम कहते हैं। और वहां पर एक उंगली के समान, अंगूठे के समान, अंगूठे की उंगली के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। तो अब भोजन जो है हमारा छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत के भी दो भाग हैं, एक है कोलोन और दूसरा है रेक्टम। कोलोन में यह भोजन जो प्रवेश करता है, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के इस कोलोन में भी जो भोजन गीला था, उसमें अतिरिक्त जल का इस कोलोन के माध्यम से, क्योंकि उसमें भी रसांकुर होते हैं, उसमें भी विलय होते हैं जो अतिरिक्त जल को अवशोषित करने का काम करते हैं। इस कोलोन में, बड़ी आंत के इस कोलोन में अतिरिक्त जल का, या अगर कहें कि बड़ी आंत में ही अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है और यह भोजन आगे की ओर बढ़ता जाता है। रेक्टम में जो बच गया है, जो अवशिष्ट पदार्थ बच गया है, क्योंकि भोजन के मूल तत्व अवशोषित कर लिए गए हैं और जिसकी शरीर को उपयोगिता नहीं है वह बचा हुआ है, तो उसको मल कहा जाता है। उस अवशिष्ट पदार्थ को मल कहा जाता है। इस रेक्टम में अस्थायी तौर पर मल रुकता है, जमा होता है और बाद में मल द्वार के माध्यम से यह हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनुष्य में पाचन तंत्र मुख से शुरू होता है और मल द्वार तक पहुंचता है। इसमें बहुत सारे अंग हैं जो कार्य को संपादित करते हैं और इसीलिए इसे जटिल बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य आते हैं, गाय आते हैं, बिल्लियां आती है, कुत्ते आते हैं, मछलियां आती है, इत्यादि जंतु इस जटिल बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। उस सब में लगभग एक ही तरह की प्रक्रिया, कुछ हर जीव में अंतर होता है, लेकिन लगभग एक सी प्रक्रिया जो है सो सबों में होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मनुष्य में पोषण पाचन तंत्र के माध्यम से होता है और इस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे रक्त तक पहुंचता है। इसमें वीडियो को अधिक लंबा न हो जाए, इसीलिए दांत की संरचना, क्योंकि आपकी पुस्तक में दांत के बारे में भी चर्चा की गई है कि दांत के बारे में कितने प्रकार के हैं, कार्य क्या है, उसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जानी चाहिए, इसकी भी चर्चा है। तो वीडियो थोड़ा अधिक लंबा हो जाता, इसलिए हम दांत की चर्चा को अगले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे और उसी में हम यह प्रयास करेंगे कि जो नोट्स हैं, क्योंकि इस समय सिर्फ वीडियो देखने से फायदा बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हाँ,
हो सकता है आप अगर नोट करने में सक्षम हो तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा उस भाग में अगर वह भाग छोटा होता है तो इस पूरे के पूरे पोर्शन के पूरे का हम नोट्स बना करके उसमें डालने का प्रयास करेंगे, या पीडीएफ के रूप में जो है उसको फिर कोशिश करते हैं कि किस तरह से यह तैयार हो पाता है। और इस प्रकार से जो है सो अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा दांत के बारे में देख लेंगे।